नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग ध्येय की जो पहली टेस्ट सीरीज है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? जिसमें हमारा सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें हमारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे वो जुलाई और अगस्त महीने के करंट अफेयर होंगे, ठीक है? साथ ही 60 क्वेश्चंस हिंदी के भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है? एक तरफ सूची 1 में दिए गए हैं धार्मिक शिक्षक और दूसरी तरफ दिए गए हैं संबंध स्थान। तो रामानुजाचार्य वो किस स्थान से संबंध रखते थे? तो रामानुजाचार्य तमिलनाडु से संबंध रखते थे। इससे तमिलनाडु से। उसमें 1 का 4 देखते हैं किसमें है? तो ये भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है? तो अभी हमको क्या रामानुजाचार्य तमिलनाडु यही एक हमको पता था। इससे हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो ज्ञानदेव कहाँ से थे? तो ज्ञानदेव थे महाराष्ट्र से। लाल शाहबाज कलंदर कहाँ से? तो ये थे सिंध से, ठीक है? बसवन्ना कर्नाटक से संबंध रखते थे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विद्रोह हिंदी हिंदू और मुसलमान इस षड्यंत्र की उपमा दी है? यहाँ पे मुसलमान होगा, ठीक है? चलिए, तो किसने दिया था? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ठीक है, ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों के षड्यंत्र की उपमा दी थी 1857 के विद्रोह, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ जो हुआ था वो पवनार आश्रम से हुआ था। कहाँ से? पवनार आश्रम, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक। कब शुरू हुआ था? तो 17 अक्टूबर, ठीक है, 1940 को शुरू हुआ था, ठीक है? 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही के रूप में चुने गए थे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने राम संडू राम की सेना का गठन किया? ठीक है, तो किसने किया था? किस जनजाति आंदोलन के दौरान, ठीक है, गठन किया गया था? तो कोया विद्रोह, ठीक है, कोया विद्रोह के समय राम संडू राम की सेना का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोरक्षा आंदोलन निम्नलिखित में से, ठीक है, किस आंदोलन से संबंध था? तो गोरक्षा आंदोलन आर्य समाज, ठीक है, किससे? आर्य समाज से संबंध था। आर्य समाज की स्थापना होती है, ठीक है, 1815 में। किसने किया था? तो किया था दयानंद, ठीक, दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 6 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है, जिसमें एक तरफ संस्था और संगठन दिए गए हैं, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं, ठीक है। पहला है भारतीय सुधार संघ। भारतीय सुधार संघ, ठीक है, के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कौन था? केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो एक ऑप्शन ए का दूसरा सही है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन बी ऑप्शन कट गया अपने आप, ठीक है। अगला है देव समाज। देव समाज के जो संस्थापक थे वो शिव नारायण अग्निहोत्री थे, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। भारतीय महिला संघ के कौन थे? ठीक है, तो भारतीय महिला संघ का जो संस्थापक थी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। भारतीय स्त्री महामंडल की सरलाबाई देवी चौधरानी, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज अ राइट है। क्या है? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सही सुमेलित नहीं है, ठीक। 10 रोजा पत्रिका का संपादक किसने किया था? कौन था संपादक? तो 10 रोजा अब्दुल गफ्फार खां थे। तो इसमें क्या दिया है? गुलाम हुसैन दिया, ये नहीं थे। कौन था? अब्दुल गफ्फार खान, ठीक, अब्दुल गफ्फार खां थे, ठीक है, किसके? 10 रोजा, ठीक है, 10 रोजा पत्रिका के संपादक। स्वराज के संपादक कौन थे? तो टी प्रकाशन,
न्यू इंडिया एनी बेसेंट और यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची एक सूची दो को सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर भी चुनना है। एक तरफ आयोग दिए गए हैं, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल दिए गए हैं। ठीक है, तो रेले आयोग जब आया, ठीक है, तो उस समय गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन था? ठीक है, रेले आयोग बनाया गया, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ही थे। ठीक, कौन था? लॉर्ड कर्जन। सैडलर आयोग के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो सैडलर आयोग के समय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। कौन से? चेम्सफोर्ड। इंच कैप आयोग, तो इसके समय थे रीडिंग। ठीक, लिंडसे आयोग के समय लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, तो ए का एक हो गया, और ठीक है, एक मिनट, और ए का एक हो गया और बी का चार, तो एक ही ऑप्शन है डी, इसमें ए का एक और बी का चार मिल रहा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी बेलगाम में। कहाँ की थी? बेलगाम में होम रूल की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? तो 28 अप्रैल 1916 को की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 11 सिरों वाला बोधिसत्व कहाँ स्थापित है? 11 सिरों वाला बोधिसत्व स्थापित है कान्हेरी की गुफाओं में। ठीक, कहाँ? कान्हेरी की गुफाओं में। कान्हेरी की गुफाएं हैं कहाँ? तो ये हैं महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक, चलिए, बाघ की गुफा कहाँ है? तो बाघ की जो गुफा है वो एमपी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये अजंता एलोरा की हमको पता है, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र एकमात्र महिला अलवार शंत्र अंडाल निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? ठीक है, किसकी पुत्री थी? तो संत पेरिय। ठीक है, ऑप्शन सी, संत पेरिय की पुत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है। सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ पुस्तक दी गई है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। तो दिया गया है द ग्रेट रिवेलियन, किसके द्वारा लिखित पुस्तक थी? तो ग्रेट रिवेलियन जो थी, अशोक मेहता, इसके द्वारा, अशोक मेहता के द्वारा पुस्तक लिखित थी। ठीक, रिवेलियन 1857 किसके द्वारा लिखित थी? तो पीसी जोशी के द्वारा लिखित थी। किसके द्वारा? पीसी जोशी के द्वारा लिखित थी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखते हैं ए का जो दो सही है, तो एक ही ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर सी का हमारा तीन सही है, अवध रिवॉल्ट। इसका अवध रिवॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 57 तो किसने की थी? जीवी मालसेन। जीवी मालसेन, ठीक, इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है? सही युग्म नहीं है, सॉरी, सही युग्म नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं से है? तो लिखा हुआ है पंचेत पहाड़ी बांध। पंचेत पहाड़ी बांध कहाँ है? पंचेत पहाड़ी बांध जो है वो दामोदर नदी पे है। कहाँ है? दामोदर नदी पे है। ठीक है, कहाँ है दामोदर नदी पे? तो यह है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में है। ठीक, तिलैया बांध कहाँ है? तो तिलैया बांध बराकर नदी पे ही है। बराकर नदी कहाँ है? तो ये भी है झारखंड में। ठीक, मैथान बांध कहाँ है? मैथान बांध बराकर नदी पे ही। कहाँ पे? बराकर नदी पे ही। ठीक है, कालागढ़ बांध कहाँ है? कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पे है। कहाँ है? ठीक है, तो उत्तराखंड के
पौड़ी गढ़वाल कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, क्षेत्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से, ठीक है, कूट की सहायता से इनको उत्तर चुनना है। चलिए अगला हमारा क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, एक तरफ है परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दूसरी तरफ दिए गए हैं राज्य, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो कुबाड़ा, कुबाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। बगड़ा चुटका किस राज्य में है? तो बगड़ा चुटका राज्य है मध्य प्रदेश में, ठीक है। जैतापुर किस में है? तो जैतापुर है महाराष्ट्र में। और माही बांसवाड़ा किस में है? तो माही बांसवाड़ा है राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? क्या है ये? अब देखना है हमको बहुत अच्छे से, नहीं है। उनको पता है सात ताल, ये भी उत्तराखंड में है। भीमताल, ये भी उत्तराखंड में है। नकुछिया ताल, ये भी उत्तराखंड में है। कौन सी? चंद्र ताल जो है ये उत्तराखंड में नहीं है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बबराला, आंवला, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। विजयपुर कहाँ है? तो विजयपुर है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इज राइट है। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? बाकी तीनों उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, जनजातियां एक तरफ दी गई हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। राजी जनजाति, राजी जनजाति किस राज्य में बिलोंग करती है? तो उत्तराखंड में करती है। बिरहोर जनजाति किस में करती है? तो झारखंड में करती है, भी सही है। मुरिया जनजाति ये भी छत्तीसगढ़ में है। टोडा जनजाति जो है वो कहाँ है? केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। एक मिनट यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, तमिलनाडु, ठीक। तो इसमें एक, दो और तीन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी तरफ भी सूची दी गई है। जिस एक तरफ घाटियां हैं, दूसरी तरफ क्या है? अवस्थिति है इनकी। कहा गया है जीरो घाटी। जीरो घाटी कहाँ है? तो जीरो घाटी है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कोसकाल घाटी कहाँ है? तो कोसकाल घाटी है छत्तीसगढ़ में। कंबन घाटी कहाँ है? तो कंबन घाटी तमिलनाडु में है। और अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति नहीं है? हिमनद द्वारा भू आकृति नहीं है, ठीक है। तो कौन सी आकृति जो है वो हिमनद द्वारा? तो स्पिट जो है ये सागरीय जल द्वारा, क्या है? सागरीय जल द्वारा, ठीक है, निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखना है एक युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है। ब्रिक फिल्डर जो पवन है वो किस क्षेत्र में चलती है? तो ब्रिक फिल्डर अर्जेंटीना में नहीं चलती है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलती कहाँ है? ये चलती है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ चलती है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाकी सभी ये सही मिलान है। ब्लैक रोरल उत्तरी अमेरिका, लेवेंटर दक्षिणी स्पेन में, ठीक है, हबूब है सूडान में। ये सभी क्या है? राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित हैं? अब यहाँ पे चार ज्वालामुखी दिए गए हैं, कौन से एंडीज पर्वत में स्थित है? तो ये चारों ज्वालामुखी जो है एंडीज पर्वत में स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। ओजस डेल, कोटोपैक्सी, लास्कर, संगे, ये सभी क्या हैं? ठीक है, स्थित हैं। चलिए हम देखते हैं
एंडीज पर्वत, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो एंडीज पर्वत है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक, थोड़ा यहाँ पे हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताएंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो हम देख लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका का मैप बना लेते हैं कुछ रफली। ठीक, इस तरह से कुछ बना लिया हमने। तो ये जो है, ये पार्ट यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा वेनेजुएला, वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक स्टेट राज्य पड़े, जिला, सॉरी कंट्री पड़ेगी कोलंबिया। कौन सी? कोलंबिया पड़ेगी। ठीक, कोलंबिया। और यहीं पे कंट्री पड़ेगी इक्वाडोर। ठीक है, यहीं पे कंट्री पड़ेगी इक्वाडोर। ठीक, इक्वाडोर। फिर उसके नीचे पड़ेगी कंट्री पेरू। कौन सी? पेरू। पेरू के नीचे जो पड़ेगी कंट्री, वो यहाँ तक रहेगी, साइड साइड में आएगी दक्षिणी चिली। ठीक, तो जो एंडीज पर्वत है वो वेनेजुएला से स्टार्ट होके चिली तक इसकी विस्तृत है। तो जो एंडीज पर्वत है वो विश्व का, एंडीज पर्वत जो है वो विश्व का दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है। चलिए, तो दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो बड़ा देश है वो कौन सा है? ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील है ये, यहाँ से ये सब ब्राजील आता है। क्या आता है? ब्राजील। ठीक, सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ठीक, ब्राजील की कैपिटल होती है ब्रासिलिया। ठीक है, और यहाँ पे कंट्री है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, चिली की कैपिटल क्या है? चिली की कैपिटल हम पढ़ लेते हैं, सेंटियागो है। पेरू की कैपिटल है लीमा। ठीक है, इक्वाडोर की कैपिटल है क्यूटो। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। और वेनेजुएला की कैपिटल है काराकस। ठीक है, तो हमने कुछ दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका की जो अलग से भी कुछ हम लोगों ने सीखा, क्योंकि कंट्रीज भी आती हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसमें से देखें सुमेलित कौन सा है सही। तो पोटोमैक, पोटोमैक, पोटोमैक जो नदी है वो चेसा पीक की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ठीक है, मुहाना बनाती है। तो ये आपका सही सुमेलित है। बाकी जाम्बेजी नदी जो है मोजाम्बिक चैनल में मुहाना बनाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है। एक तरफ पर्वत दिए गए हैं, एक तरफ अवस्थिति दी गई है। माउंट मैकेंजी, मैकेंजी पर्वत कहाँ है? तो माउंट मैकेंजी जो है वो पड़ेगा आपका कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, कनाडा। ठीक, एल्बुर्ज पर्वत कहाँ है? तो एल्बुर्ज पर्वत है ईरान में, एल्बुर्ज पर्वत है ईरान में। और मैकिन्ले पर्वत कहाँ है? तो मैकिन्ले है आपका, पड़ेगा यूएसए में। ठीक है, एल्ब्रुस कहाँ है? तो एल्ब्रुस पड़ेगा रूस में। ठीक है, इसका तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज अ राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पेट्रोलियम क्षेत्र दिए गए हैं, एक तरफ देश दिया गया है। तो बर्गन, ठीक है, बर्गन, बर्गन किस देश से संबंधित है? तो किस देश से है? कुवैत से है। एवर्डीन किससे है? तो स्कॉटलैंड से है। ठीक है, मोसुल इराक से संबंधित है। गच्छ सारंग, गच्छ सारंग जो है वो ईरान से संबंधित है। क्या है? ईरान में है, सऊदी अरब में नहीं है। कहाँ है स्थित? ईरान में है। अगला क्वेश्चन है, कैनेडियन सील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है? कैनेडियन सील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है? तो लॉरेंटियन पठार। ठीक है, लॉरेंटियन पठार कैनेडियन सील्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है,
42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा निदेशक तत्वों की मूल सूची में निम्न में से कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो कौन से शामिल किए गए हैं? तो अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 39A, ठीक है, ये दोनों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निदेशक तत्वों की सूची में, मूल सूची में, ठीक है, शामिल किए गए हैं। तो 2 और 3 सही हैं, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गैर संसद सदस्य मात्र 6 माह के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। यह किस वाद में अभिनिर्धारित हुआ था? तो किस वाद में अभिनिर्धारित हुआ था? तो ये एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा के, ठीक है, वाद जो हुआ था बनाम, उसमें गैर संसद जो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का प्रारंभ कब? ठीक है, तो शून्यकाल का प्रारंभ कब शुरू हुआ गया? तो 1962 में जो संसदीय प्रक्रिया होती है उसमें शून्यकाल का प्रारंभ किया गया था 1962 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा असत्य है? ये असत्य है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है? नहीं। कैसे दिया जाता है? लिखित दिया जाता है, लिखित। ठीक, बाकी संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, भी सही है। शून्यकाल प्रश्न के तुरंत बाद शुरू होता है और अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। ये तीनों सही है, बाकी जो सी ऑप्शन है वो गलत है, मौखिक नहीं, उत्तर लिखित दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 155 में क्या है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 159 में क्या है? तो राज्यपाल द्वारा शपथ, ठीक है, शपथ, ठीक है, ओथ, ठीक है, ओथ दी जाती है 159 में। ठीक है, 161 में क्या है? तो 161 में राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति है, ये भी सही है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो अध्यादेश जारी करता है 213, ठीक है, इसमें अनुच्छेद 213 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राज्यपाल तय करता है और संविधान में वर्णित उपबंधों के अधीन वह उन्हें च्युत कर सकता है। ठीक है, अगला क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात दूसरे काल के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की जो सेवा शर्तें हैं वो राज्यपाल तय नहीं करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, राष्ट्रपति तय करता है, ये आपका सही है। लोक सेवा आयोग जो अध्यक्ष है वो पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है वो जबड़े की होती है, ठीक, जबड़े की। अगला क्वेश्चन है, मादा शरीर में अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन, ठीक, ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? तो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। कैल्सीफेरॉल कमी से उत्पन्न रोग, ठीक है, कौन सा रोग है? कैल्सीफेरॉल जो विटामिन है, ठीक है, उससे कौन सा रोग होता है उसकी कमी से? तो होता है ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल जो विटामिन है उससे क्या होता है? उससे होता है पैरेटोमेसिया। ठीक है, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन से होता है
किलोसिस, ठीक है, किलोसिस होता है। नियासिन से होता है प्लेगरा, ठीक है, क्या होता है, प्लेगरा। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा? तो उस व्यक्ति का जो भार होगा वो हो जाएगा आपका शून्य, ठीक है, हो जाएगा शून्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ध्वनि की तीव्रता मापने, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की जो तीव्रता मापता है वो आइडियोमीटर होता है, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसमें होता है क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार है? ठीक है, कौन है? तो बुलिमिया नरोसा, ठीक है, अत्यधिक भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो आरबीआई गवर्नर नहीं करता है, कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, वित्त मंत्री करता है, ठीक। बाकी कथन सत्य हैं। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक असंवैधिक सर्वोच्च परिषद है। रघुराम राजन समिति ने सबसे पहले इसके गठन का प्रस्ताव रखा था। इसकी स्थापना हुई है 2010 में, एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। कौन? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है 40, केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए रुपए के आवक स्रोत और प्रतिशत भारांश के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। क्या है? रुपए के आवक स्रोत, प्रतिशत भारांश के संदर्भ में। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितना आवक प्रतिशत बना? ठीक है, कितना बनता है? तो 5%, ना 5। निगम कर से होता है 17%, आयकर से कितना होता है? 19%, जीएसटी से होता है 18%। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को अप्रत्याशित लाभ वृद्धि पर आरोपित उच्च कर की दर है, उच्च कर की दर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रत्येक 2 सप्ताह पर संशोधित किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर भी चुनना है, ठीक है। तो हाथी के जो दांत हैं, अवैध तस्करी कितने परसेंट होती है? तो होती है 15%, ठीक है। पें, पेंगोलिन लस्क की 28% होती है। शीशम की कितने परसेंट होती है? तो 35% होती है। गैंडे की सींग की 29% होती है। उसका ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन जिसमें एक अविकथन है और दूसरा क्या है? कारण है। अविकथन में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने हेतु उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। कारण में क्या दिया गया है? किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। तो ये तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ठीक है, व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर।
कवक के संबंध में अगला क्वेश्चन है, कवक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से सही है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति क्या काइटिन की बनी होती है? बिल्कुल। लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यदि क्लोरोफिल पाया जाता होता, ठीक है, तो जो कवक हैं वो हरे कलर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि कवक क्या होते हैं, कवक में कोई पर्णहरित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक। अच्छा, कवक का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक, क्या? माइकोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर है। ठीक है, कवक का जो अध्ययन है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र एक तरफ दिया गया है, एक तरफ स्थिति दी गई है। बोनाई, बोनाई कहाँ स्थित है? तो बोनाई स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, जमरपानी, जमरपानी स्थित है मध्य प्रदेश में। संदूर पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो कर्नाटक में स्थित है। और राधानंदपुरम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? प्रोटीन को कौन विकृत नहीं करता है? ठीक है, तो अवरक्त जो किरणें होती हैं वो प्रोटीन को, ठीक है, विकृत नहीं करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ओला का संबंध सामान्यतया निम्नांकित में से किस बादल से है? तो हमको पता है कपासी बादल से ओला का संबंध है। इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं, एक तरफ देश दिए गए हैं। अलबामा, अलबामा कहाँ है? तो ये है यूएसए में। रूर कहाँ है? तो ये जर्मनी में है। कैंटन कहाँ है? तो कैंटन चीन में है। कहाँ है? चीन में, जापान में नहीं। और दक्षिण ट्रांसवाल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। बाकी तीनों सही हैं। तो गलत कौन था? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा एड्स रोग होता है जो एक है, ठीक है, कौन सा वायरस है? तो ये है रिट्रो वायरस। क्या है? रिट्रो वायरस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं वाद का वर्णन किया गया है। यह भाग 4 अध्यायों में विभाजित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अध्याय 1 में वित्त, 2 में ऋण लेना और अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएं अधिकार बाध्यता ये बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार। ठीक, तो ऑप्शन सी ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राइजोटोप, राइजोटोप परियोजना क्या है? तो राइजोटोप परियोजना क्या है? तो राइजोटोप है गैंडे के अवैध शिकार पर रोक लगाना। तो ये राइजोटोप परियोजना का एक उद्देश्य है। अगला है, डार्क ऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं? डार्क ऑक्सीजन जो है वो सूर्य के प्रकाश के बगैर गहरे समुद्र में बनने वाली ऑक्सीजन है। क्या? डार्क ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक नहीं, सबसे क्या होती है? कम होती है। इसका कारण विचलन प्रकीर्ण सबसे कम होता है? नहीं, यदि कम हो जाएगी तरंग दैर्ध्य तो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक। तो ये तो गलत हो गया ए। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसीलिए जो प्रकीर्ण होता है, विचलन और प्रकीर्ण, वो कम होता है। क्या? कम होता है, सर्वाधिक नहीं। तो ऑप्शन ए डी हो जाएगा इसका, ना तो एक ना तो दो। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है तो उसे अपना प्रतिबिंब चौगुनी चाल से नहीं, क्या, दो गुनी चाल से, दो गुनी चाल के से पास आता हुआ प्रतीत होता है। इसमें ऑप्शन दो ही सही थे, एक और दो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। ठीक, बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे वो वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। अगला क्या है, गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? नहीं, किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का, अवतल, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए उपयोगी है। क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये दोनों दो कथन इसमें से सही है। ठीक है, दूसरा इसमें से गलत था क्योंकि हेडलाइट में जो गाड़ी की है उसमें अवतल दर्पण लगता है। अगला, साबुन तथा अपमार्जक के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही जैव अपघटनीय, दोनों केवल मृदु जल में ही झाग बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन से, क्या दोनों सही हैं? ठीक है, या दोनों गलत हैं, या एक सही है, या दो सही हैं? तो इसमें से दोनों गलत हैं। ठीक है, दोनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एथेनॉल एवं जैव ईंधन जिसका प्रयोग पेट्रोल के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है, एथेनॉल पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं, कम हानिकारक है। क्या, कम हानिकारक है। और उत्सर्जन उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, क्या, नहीं, कम होता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः फर्मेंटेशन प्रक्रिया से होता है, ये सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, दूसरा गलत है और तीसरा भी सही है, तो इसमें दो, एक दो कथन सही थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की मुख्य विशेष इकाइयां हैं। क्या है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाइयां हैं। चलिए, तो सही है। किडनी शरीर के विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है, ये भी सही है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। क्या, 7.4। तो इसमें क्या कथन कितने सही होंगे, तो इसमें दो कथन सही होंगे। ठीक है, इसमें भी दो कथन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, ठीक है, एनआईए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसकी जो स्थापना होती है वो 2008 में नहीं होती, 2009 में होती है। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है या दिल्ली में है। अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि बाहर भी भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त हैं। इसके महानिदेशक की शक्तियां किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्ति के बराबर होती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हाइपोथैलेमस का नहीं है? हाइपोथैलेमस का कार्य कौन सा नहीं है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने में हार्मोन्स का नियंत्रण करती हैं। सही है। यह भूख, प्यास तथा ताप नियंत्रण का कार्य करता है। ये सही है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, यह शरीर का
संतुलन बनाए रखता है, या वसा एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर नियंत्रण करता है। तो शरीर का संतुलन नहीं, क्या है, सेरिबलम का, क्या है, सेरिबलम का संतुलन करता है, या तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट नहीं है। चलिए, यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा करता है और कार अचानक बाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति को दाईं ओर की तरफ एक झटका लगता है। यह झटका किस बल के कारण होता है? तो ये झटका किस बल के कारण होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल, क्या, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो लेडेन और रस्किन ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करती? ठीक है, तो 70.2% जो है वो नगरीय जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 70.2% प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करती। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीशोसन में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है जिसमें ग्लूकोज का अणु विघटित होकर पाइरुविक अम्ल का अणु बनाता है। यदि इस क्रिया में ग्लूकोज के 3 अणु विघटित होते हैं तो पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? तो इसके 6 बनेंगे। ठीक, 2 गुना 6 बनेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जिंक का अयस्क नहीं है। तो जिंक का अयस्क कौन सा नहीं है? तो क्यूपराइट जिंक का अयस्क नहीं है, बाकी जिंकाइट, कैलामीन, कैलोमल ये सभी जिंक के और हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम का, पूर्व से पश्चिम का, ठीक है, तो इधर पूर्व हो जाएगा, तो इधर पश्चिम की तरफ हमको क्या करना है, मिलाना है। तो पूर्व में सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत। ठीक है, यही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, यही ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा यमुना नदी, कौन से यमुना नदी के तट पर स्थित है? कौन से यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो पहला क्या है, कालपी, कालपी शहर क्या यमुना नदी के तट पर स्थित है? अगला क्या है, कौसाम्बी। अगला क्या है, इटावा और कन्नौज। ठीक, इसमें से कौन से यमुना नदी के तट पर स्थित हैं? ठीक, तो कालपी, इटावा और कौसाम्बी, कालपी, इटावा और कौसाम्बी ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। बाकी कन्नौज किसके तट पर है? तो गंगा नदी के हैं। कौन से? गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो 1 2 3 सही हैं, बाकी 4 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा देश नार्डिक, कौन सा देश नार्डिक देशों के समूह में शामिल नहीं है? ठीक है, समूह में शामिल नहीं है। ठीक है, आइसलैंड है, फिनलैंड है, नीदरलैंड, डेनमार्क। तो इसमें से नीदरलैंड शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं, शामिल हैं। ठीक है, और भी हैं, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक, ये भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करना है, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर, इटावा। साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का सही घटता क्रम बताना है। तो घटता क्रम बताना है तो क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक, सबसे ज्यादा, प्रदेश की सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता है वो सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है। तो पहला तो गौतम बुद्ध नगर हो गया। ठीक, इसमें है
तो फिर कानपुर नगर में है, फिर औरैया में, फिर इटावा में है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानव भ्रूण में न्यूरल ट्यूब का निर्माण गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है। अगला है, न्यूरल ट्यूब से केंद्रिका तंत्र विकसित होता है। ठीक है, विकसित होता है। अगला क्या है? ठीक है, न्यूरल ट्यूब केंद्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विकसित होता है। न्यूरल ट्यूब दोष केवल अनुवांशिक कारकों के कारण होता है। तो कथन कौन सा सत्य है? तो इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो मानव भ्रूण में न्यूरल ट्यूब का निर्माण गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है, बिल्कुल सही है। ठीक, और न्यूरल ट्यूब से केंद्रिक तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, भी सही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूरल ट्यूब से केवल अनुवांशिक कारकों के कारण होते हैं? नहीं, इसमें क्या है, पोषणीय और पर्यावरणीय कारण। क्या है? पोषणीय और पर्यावरणीय कारण। ठीक, इसमें ऑप्शन ए और दो सत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सॉरी सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, मानव भ्रूण के हृदय का विकास गर्भाधारण के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। दूसरा है, हृदय की धड़कन गर्भाधान के छठे सप्ताह में शुरू होती है। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है। ठीक है, बाकी दूसरा गलत है। ठीक, बाकी दूसरा, सॉरी सॉरी, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन गर्भाधान के छठे सप्ताह में शुरू होती है, बिल्कुल सही है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हृदय का पूर्ण रूप से विकसित होना गर्भधारण के 9वें सप्ताह में होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, भ्रूण के अंगों का प्राथमिक संरचना का निर्माण गर्भधारण के पहले तिमाही में होता है, हाँ, ये सही है। तो इसका इसमें पूछा था नहीं, सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखा है, भ्रूण के अंगों की परिपक्वता का स्तर गर्भधारण के अंत तक पूर्ण होता है। अगला क्या है, भ्रूण के अंगों की संरचना गर्भधारण के चौथे तिमाही में कार्यशील होती है। ठीक है, तो इसमें कथन सही पूछ रहा है, तो ए कथन सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक, सभा कुलीन वर्गों या कुल वृद्धों की संस्था थी, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, प्रजापति की अथर्ववेद में दो पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, ये भी सही है। और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, दोनों सही हैं। क्या है? दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है, अभिकथन दिया है, कारण दिया है। हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो इसमें ऑप्शन अभिकथन ए जो है वो गलत है। ठीक है, परंतु कारण आर क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। ठीक है, सिंध विजय हेतु भेजा, ये तो बिल्कुल सही है। 1811 12 में मोहम्मद बिन कासिम ने मरकान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया, ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने द्वारका की विजय की, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में रहने वाले समुद्री डाकू इस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूटा करते थे, ये सही है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अकबर द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का कौन सा नहीं था? तो चंदन। चंदन अकबर द्वारा जारी किया सोने का सिक्का नहीं था। बाकी मुहर, बिनसात, आत्मा, ये सभी अकबर द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के थे। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेस वे से संबंधित है कुछ कथन। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, बिल्कुल सही, ये सबसे लंबा है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरता है। नहीं, ये गलत है। इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में पड़ती है, तो सही है। एक एक्सप्रेस वे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये भी सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1, 3 और 4। उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं? तो ऐसे मंडल 3 हैं जिनके अंतर्गत जिला 6 आते हैं। कौन कौन से? लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं, कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं और मेरठ मंडल में 6 जिले आते हैं। 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6 जिले आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री प्राणियों में इनमें श्वसन के लिए क्लोम गिल्स नहीं होते हैं? तो ऑक्टोपस में नहीं होते हैं। और किस में नहीं होते हैं? ठीक है, ऑक्टोपस में नहीं होते हैं। सॉरी, बिल्कुल सॉरी, इसमें कहा गया है क्लोम गिल्स नहीं होते हैं। मतलब डाल्फिन, वारलस और व्हेल ऑक्टोपस में होते हैं। क्या है? ऑक्टोपस में होते हैं। डाल्फिन नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया था। डॉल्फिन, व्हेल ये सभी नहीं होते हैं क्योंकि ये श्वसन, जो बार-बार सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर इनको आना पड़ता है। देखो, व्हेल भी आती है, डॉल्फिन भी आती है, वालरस भी आती है। ये सभी सांस लेने के लिए समुद्र के सतह पर आते हैं, बाहर निकल के सांस लेते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। ऑक्टोपस के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑक्टोपस समुद्र के अंदर ही रहता है, वो बाहर सांस लेने के लिए नहीं निकलता है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 1, 3, 2। तो ये ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, इनको श्वसन लेने के लिए, ठीक है, इनको श्वसन लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। ठीक है, सतह पर समुद्र की। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं से किसका हृदय 4 कक्षीय है? 4 कक्षीय हृदय किसका है? तो मगरमच्छ का जो हृदय है वो 4 कक्षीय है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जहां 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो, उसे औद्योगिक नगर कहते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है। कहाँ स्थित है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी? वो स्थित है आपका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। ब्लू कार्बन से आप क्या समझते हैं? ब्लू कार्बन जो होता है वो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रगत हीत कार्बन होता है, उसे हम ब्लू कार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुतुबी मोहम्मद गौरी का दरबारी इतिहासकार था जिसने जिसकी पुस्तक तारीखे यामनी लिखी। ये गलत है। कुतुबी किसका था? महमूद गजनबी का था। किसका था? महमूद गजनबी का था, एक इतिहासकार जिसकी पुस्तक तारीखे यामिनी है। अगला क्या है, फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी। ठीक, ये सही है। फिरदौसी ने जो है वो महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी थी। अलबरूनी को फारसी का होमर कहा जाता है? नहीं। ये कौन था अलबरूनी? अरबी, ठीक, इतिहासकार। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही था। कौन सा? 2 वाला। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पूछा था कथन कितने सही हैं, तो केवल एक कथन सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है? हाँ, बिल्कुल सही है। संथाल आदिवासी विद्रोह 1855 से 56 के नेता सिद्धू
कान्हू नामक दो भाई थे, बिल्कुल सही है। फकीर विद्रोह 1776 से 1777 किस क्षेत्र में चला? तो बंगाल क्षेत्र में। तो कौन से इसमें कथन सही है? फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? तो मजनू शाह और चिराग अली थे। कहा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन है? इसमें से दो कथन सत्य थे, पहला और दूसरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सत्य है उपयुक्त में से? रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है, तो ये भी सही है। भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था, ये भी सही है। सैयद अहमद ने पंजाब के सिखों से के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए कोह का क्या अर्थ है? तो राजमहल पहाड़ियों के पास की जो जमीन है वो क्या है? दामिन ए कोह। संताल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1855 से 1856, ठीक है, अभी हमने देखा था 1855 से 56, ठीक, संथाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन आरंभ किया था? कूका आंदोलन किया था भगत जवाहर मल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना, ठीक है, लखनऊ में अपना जीवन खोया? किन किन ने जीवन खोया था? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर जेनरी लॉरेंस। ये तीन लोगों ने, 2 3 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, इन लोगों ने, ठीक है, लखनऊ में अपना जीवन खोया। अब झीलें दी गई हैं और स्थितियां दी गई हैं, ये उत्तर प्रदेश की झीलें हैं। तो सेखा झील कहाँ है? तो सेखा जो झील है वो है आपकी अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ में। बखीरा झील कहाँ है? तो बखीरा झील है आपकी संत कबीर नगर में। कहाँ है? संत कबीर नगर में। सरसई झील कहाँ है? तो सरसई जो झील है वो आपकी कहाँ है? इटावा में है। कहाँ है? इटावा। और सौज झील कहाँ है? मैनपुरी में। क्या है? सौज झील। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज अ बी, सॉरी, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में बताना है। लंबाई के घटते क्रम में, घटते हुए क्रम में बतानी है। तो सबसे घाघरा, गोमती, रामगंगा, राप्ती, ठीक है, यही सही है आपका ऑप्शन, ठीक है। देख लेते हैं, तो घाघरा की जो लंबाई है वो 1080 किलोमीटर है, ठीक। गोमती की जो लंबाई है वो है 940 किलोमीटर, ठीक। रामगंगा की जो लंबाई है वो है 690 किलोमीटर। राप्ती की जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। देख लिया हमने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो। सही है। अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अर्थ आवर के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो इसका आयोजन जलवायु, ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, डी सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण 30 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके मध्य में रखी हुई वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे क्या कहा गया है? 30 डिग्री कोण पर झुके हुए उनके मध्य में रखी दो समतल दर्पण। तो हम पूरा कंप्लीट यदि लेते हैं, कंप्लीट, तो 360 डिग्री होता है, ठीक। तो 360 डिग्री होता है, उसमें 30 डिग्री कह रहा है कोण झुका है, तो -1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 0 12, तो 12 - 1 = 11। क्या हो जाएगा? आंसर 11, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से धारणीय विकास लक्ष्य की के संदर्भ में बेमेल युग्मों का चयन करना है, ठीक, चयन करना है। तो सतत विकास जो लक्ष्य 13 है वो किससे था? समुद्री संसाधन से नहीं था, किससे था?
तो जलवायु परिवर्तन था, जलवायु परिवर्तन। ठीक। लक्ष्य 8 था सतत आर्थिक सहायता। ठीक। सतत 6 लक्ष्य क्या था, सॉरी 5 लैंगिक समानता, भी सही है। 12 में क्या था, तो 12 में था स्थायी खपत और उत्पादन, ठीक है, पैटर्न को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है बेमेल युग्म, तो बेमेल युग्म हो जाएगा 1 और 4, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्ब्रेला कानून, अम्ब्रेला कानून था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है। उत्तर प्रदेश में गंगा के बाएं ओर यमुना, गोमती तथा दाईं ओर रामगंगा, कर्मनाशा आदि नदियां मिलती हैं। ठीक है, आदि नदियां मिलती हैं, तो कथन ये तो असत्य हो गया आपका। ठीक है, असत्य है। दूसरा ऑप्शन क्या है, गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम स्थान पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फुलहार झील से हुआ है। ये तो सही है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मिल गया हमको, फुलहार झील कहाँ स्थित है, तो पीलीभीत में है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है, भी सही है। सिंध काली नदी राजस्थान के टोंक जिले से निकलकर जगमन नगर जालौन के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिलती है, क्या सही है, गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए इज अ राइट आंसर है। 2 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ शहर दिए गए हैं, एक तरफ नदी के तट दिए गए हैं। औरैया किस नदी के तट पर स्थित है, औरैया जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर, सॉरी यमुना नदी के तट पर। लखनऊ पता है हमको गोमती नदी के। कन्नौज हमको बताया गया था, कन्नौज किसके, गंगा नदी, अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। बदायूं रामगंगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी, कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट, ठीक है, शाहजहांपुर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, माता टीला जल विद्युत परियोजना, ठीक है, 30.6 मेगावाट बेतवा नदी पे है। तो ये तो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1878 में निर्मित निचली गंगा नहर नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है, सही है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश के सबसे पुरानी नहर है जो फैजाबाद सहारनपुर नामक स्थान पर यमुना के किनारे से निकाली गई है, वे सही है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है प्रणाली है जो वनवसा नामक स्थान पर शारदा या काली या महाकाली नदी से निकली है, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ परियोजनाएं दी गई हैं, एक तरफ लाभान्वित क्या जिले दिए गए हैं। उर्मिल बांध नहर, उर्मिल बांध नहर, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये आपका पड़ेगा महोबा में। कहाँ पड़ेगा, महोबा में। ठीक है। अर्जुन बांध नहर कहाँ पड़ेगा, तो अर्जुन बांध पड़ेगा हमीरपुर में। हरौरा बांध कहाँ पड़ेगा, तो हरौरा बांध पड़ेगा आपका वाराणसी में, मिर्जापुर में। ठीक है। राजघाट पड़ेगा ललितपुर, झांसी और हमीरपुर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी का 3 है, सी का 1 है, तो डी का 3, सी का 1, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। निम्नलिखित में से कौन से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोयला आधारित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित कौन कौन से हैं, तो हो जाएगा आपका दादरी, ये उत्तर प्रदेश में है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। और दादरी कहाँ है, तो दादरी गौतम बुद्ध नगर है, जीबी नगर। तो ये कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन 2 और 3 इज राइट आंसर है। बाकी डार्ली पल्ली कहाँ है, तो उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में है। विंध्याचल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसमें से देखना है कौन सा स्थित है। तुमको पता है नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैगा कहाँ है? तो कैगा है कर्नाटक में। कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम है तमिलनाडु में। काकरापारा है गुजरात में। ठीक है। अब यहाँ से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, टेस्ट सीरीज में वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस। चलिए, तो इसमें क्या कहा गया है? लुप्त अक्षर बताना है इस क्रम में। इस क्रम में लुप्त अक्षर हमको बताने हैं। क्या दिया है? सीरीज क्या दी गई है? तो एल के डैश एन एल, ठीक है, एन एल डैश एम एन डैश के एम डैश। ठीक है, तो हम सबसे एक बढ़िया ट्रिक बता दे रहे हैं जो लुप्त अक्षर वाली है। इसमें इसमें हमको पूरे डिजिट्स हमको गिन लेनी है कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट है हमारे पास। 12 डिजिट को यदि हम तोड़ते हैं, एक 12 डिजिट को यदि हम तोड़ते हैं तो देखते हैं हमको कितने पार्ट में हमको डिवाइडेशन मिलेगा। तो हमको मिलेगा 4, मतलब मैक्सिमम हम तोड़े। ठीक है, हालांकि 6 भी मिल जाएगा, 6 नहीं करेंगे, 4 करेंगे। जितने हमको फिल करने हैं यहाँ पे देख लेंगे, सॉरी 3 करेंगे। तो यहाँ पे एक यहाँ से डिवाइड हो गया आपका, एक हमको मिल गया यहाँ से डिवाइड। ठीक, चलिए यहाँ से डिवाइड मिल गया। अब यहाँ पे क्या है? एल के डैश एन, तो यहाँ पे एल क्या है? तो यहाँ के पे क्या आ जाएगा? एल के डैश एन। यहाँ पे एल, एल के बाद क्या आया था? के, तो यहाँ पे के रख दो। ठीक, फिर एम एन, के एल एम एन हो गया। तो के के बाद क्या आया? एम, तो के के बाद यहाँ पे एम रख दो। फिर यहाँ पे एन हो गया। शुरुआत में क्या था? एल, लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? तो लास्ट में है एन। तो क्या हमने फिल किया? किया एम, के, एल और एन। एम, के, एल, एन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, ये याद रहेगी तो सारे जो लुप्त अक्षर वाले क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं वो आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 सितंबर 1977 को रविवार था। एक जोड़े का विवाह इस तिथि को हुआ था। अगले 15 वर्षों में उनके विवाह की वर्षगांठ कितनी बार रविवार को पड़ेगी? कितनी बार रविवार को पड़ेगी? अब एक चीज हम देखते हैं इसमें सबसे पहले। इसमें पहले हमको ऑड जो डेज हैं वो हमको निकालने हैं। तो 1977, ठीक है, 1977 के बाद हम देखेंगे 1978 में हमारा कोई लीप ईयर तो है नहीं, तो उसमें हमारा क्या पड़ जाएगा? एक, और डेज 1 आएगा। ठीक है, और डेज 1 आएगा। 79 में 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 78, 1971 में एक आ गया, 79 में एक आ गया। ठीक है, 80 में क्या आ गया? 80 लीप ईयर हो गया, तो लीप ईयर में हो गया 2। ठीक है, 2। फिर 81 में क्या हो गया? 1। 82 में क्या हो गया? 1। 83 में हो गया 1। 82 में क्या हो गया? सॉरी 84 में 2। फिर 85 में 1। 86 में 1। 87 में 1। 90 में 2। ठीक है, 90 में 2। अब एक चीज हम देखते हैं, इसमें 7 7 का हम जोड़ा बनाते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा कट गया यहाँ तक 7 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, ये भी कट गया। तो 90 तक हमारा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। बचे कितने? ठीक, बचे कितने? 3। 1 2, बचे कितने? 3। ठीक है, 3। चलिए, तो यहाँ पे विषम डेज हमारे पास 3 बचे।
यहाँ हम लोगों का 87 के बाद 88 और 89, ये 1, इसका भी 1, फिर 90 का 2 आएगा, ठीक है। फिर 91 का 1 आएगा, 92 का 2 आ जाएगा, ठीक है। 90, ठीक है, सॉरी, 90 का 1 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 88, 88 का 2 आएगा यहाँ पे, 88 का 2। चलिए, अब हम 7 7 कर लेते हैं। यहाँ पे 7 तो हो गया, 2 3 4 5 6 7 हो गया। बचे कितने? 1 2 3 4 5, 5 डेज बचे, ऑड डेज, ठीक, 5 ऑड डेज बचे यहाँ पे, 5। तो जो 5 ऑड डेज बचे तो हमारे क्या हो जाएंगे? रविवार 5 क्या हो जाएंगे? सॉरी, 5 ऑड डेज बचे यहाँ पे, ठीक, क्लियर। तो 7 में से हम क्या करेंगे? तो यहाँ हमारे कंप्लीट डिवाइड कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं? तो यहाँ पे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो 83 हो गया। तो 1983 में हमारा क्या हो जाएगा? रविवार पड़ेगा। फिर यहाँ पे हो रहा है कंप्लीट डिवाइड 1988, तो 1983 और 1988, ठीक है। इन दो दो वर्षों में, ठीक है, ये दो जो वर्ष आएंगे इसमें रविवार पड़ेगा, ठीक, रविवार इस दिन पड़ेगा 18 सितंबर को होगा। कब होगा? 18 सितंबर को होगा, ठीक। तो दो, ठीक, दो ऐसे रविवार, कितनी बार रविवार पड़ेंगे? तो दो ऐसे रविवार पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? तो इसमें से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6, तो 245 की पावर 1/, ठीक है, 1/12। इसमें से हमको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो इसमें 4 में सबका हम क्या करेंगे? जो पावर जो है वो पावर हमको सेम करनी है। क्या करनी है? सेम पावर करनी है। तो यहाँ सेम करने के लिए हमको क्या करना है? 4 पावर में हमको बराबर करने के लिए हम यहाँ से कर लेते हैं 12, सबके हम 12 लेते हैं, नीचे ऊपर 1 रहेगा। यहाँ पे 4, तो 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे हमारा 12 हो जाएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा 4, तो 4 यहाँ पे चला जाएगा, 1 लिख देंगे हम। तो इसका हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 256 की पावर 1/12। इसका क्या हो जाएगा? 6 का, ऐसे हम करेंगे डायरेक्ट तो हो जाएगा 216 की पावर 1/12। इसका हो जाएगा आपका 225 की पावर 1/12। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 का जब स्क्वायर कराएंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम किसे 3 से कराएंगे, ऐसे हमारा ये तो 245 की पावर 1/12 है ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो गया? तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 256 हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो गया, ठीक। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया लुप्त वाला, इसमें भी हम वही करेंगे। डिजिट हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19, 19 है इसमें, ठीक है, सॉरी 18 है इसमें, 18 है। 18 को हम क्या करेंगे? 4 4 में तोड़ लेंगे, ठीक है, सॉरी इसमें 6 6 में, 6 3 18 हो जाएगा, 6 6 में तोड़ लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 6 में हमने तोड़ लिया। ए बी ए है, ए बी ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे ए के बाद बी आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? लास्ट में बी, ठीक, तो लास्ट में यहाँ पे बी है, लास्ट में फिर सी है, तो बी सी है, तो इसके बाद सी आया तो शुरुआत में सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, तो लास्ट इधर यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ पे सी है, तो सी के पहले क्या था? बी, तो हमने क्या फिल किया? सी बी बी ए, सी बी बी ए, क्या सी बी बी ए, तो ऑप्शन बी इज
राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लस और डिवाइड तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हुए, ठीक है, इसका मान बताना है। ठीक है, इसका क्या बताना है? मान बताना है। ठीक है, तो इसमें प्लस और डिवाइड को आपस में बदल देते हैं। तो लिखते हैं इसको क्या, 8 डिवाइड, प्लस को बदल दिया 2, सॉरी डिवाइड 4, मल्टीप्लाई तो बदलना नहीं है तो मल्टीप्लाई 5 लिख देते हैं। डिवाइड की जगह पे क्या कर देते हैं, +2 -3, यहाँ पे आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, प्लस में 2 -3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या है आपका 4, 5 है, डिवाइड कर रहे हैं 2, +2, ठीक है, +2। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक, यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे आपका 2 रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 रहेगा। ठीक है, प्लस में 5 रहेगा, माइनस में 3। ठीक, चलिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, प्लस में 5 -3, 4 + 5 -3, 9 -3 = 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 2000 के 2/5 के 50% का 40% क्या होगा? तो इसका ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। 2000 का बताना है 2/5, तो क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा आपका, डिवाइड करोगे 400 तो हो जाएगा 800। फिर 800 का हम 50% बताना है, तो 50% बताना है तो हो जाएगा 400। फिर 400 का 40% बताना है तो कट जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 160। आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। राम उत्तर पश्चिम से 4 किलोमीटर पैदल चलता है। उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर से पश्चिम की तरफ, और फिर 3 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बन गया। उत्तर पश्चिम चलता है, मतलब उत्तर पश्चिम मतलब ये, ठीक, क्या हो जाएगा, ऐसे 4 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर ऐसे चलता है दक्षिण पश्चिम, ठीक, 3 किलोमीटर। तो बता रहा है प्रस्थान बिंदु से यहाँ से और कितनी दूरी है, तो यहाँ से कितनी दूरी ऐसे निकालनी है इसकी दूरी, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम हमको इसमें लगानी पड़ेगी। तो जो ये वाली है ए और सी, ठीक है, ए सी बी, ए सी का जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 4² + 3² लगा दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस में 9 हो जाएगा 25, हो जाएगा 5 आंसर। तो इसका हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 5 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक दर्पण में देखने पर किस घड़ी, ठीक, एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी के समय में 9:30 प्रतीत होता है, तो सही समय क्या होगा? तो 9:12, ये आप ऐसा जब कोई क्वेश्चन आए तो उसमें से 12:00 करके 9 जितना भी समय दिया हो उसको माइनस कर दो, तो सर जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2:30 आएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसा भी आप क्वेश्चन आए दर्पण में, आप 12:00 से माइनस जितना भी समय दिया हो माइनस कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इन संख्याओं की श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या आएगी? तो 85 से 77 कितना माइनस हो रहा है? 85 में से 77 माइनस करने के लिए 8 माइनस हो रहा है। इसमें से कितना माइनस हो रहा है? -7। इसमें से माइनस हो रहा है 6। इसमें से माइनस हो रहा है 5। इसमें से माइनस हो रहा है आपका -4, तो आगे -3 कर दो। ठीक, -3 करने पर आ जाएगा आपका 52। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि ए 2 है, बी 4 है, तो सी 6 है तथा
इत्यादि सुवान, तो प्रिवेंट की अंक मान क्या होगा? प्रिवेंट, PREVENT। तो P की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो P की प्लेस वैल्यू होती है, देखेंगे, तो P की वैल्यू हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 16 होगी शायद। हाँ, 16 प्लेस वैल्यू इसकी होगी। तो A की वैल्यू क्या दिया गया है? 2, ठीक है। B की वैल्यू 4, C की वैल्यू, तो यहाँ पे A की वैल्यू 1 होती है, उसको 2 बराबर किया गया है। B की 2 होती है तो उसको 4 कर दिया, मतलब 2 गुना करा जा रहा है। तो इसको 2 गुना होगा 32, क्या हो जाएगा? 32। इसका क्या हो जाएगा? 18 होता है इसका, तो इसका हो जाएगा 18 का हो जाएगा आपका 36। E का कितना होता है? 5, 5 का हो जाएगा 10। V का कितना होता है? 22, तो इसका हो जाएगा 44। E का होता है 5, तो इसका हो जाएगा 10। N का होता है आपका 14, तो इसका हो जाएगा 28, ठीक है। T का कितना होता है? 20, तो इसका आपका हो जाएगा 40। सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, नीचे जो वैल्यू आई है, तो ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा आपका 200, ठीक, ऐड करके। इसमें बतानी है विषम आकृति कौन सी है, तो इसमें विषम आकृति बतानी है। तो इसमें से विषम आपको दिख रहा होगा, यदि हम ये वाली लाइन जोड़ देते हैं, ठीक है, आधा बन रहा है, ठीक, आधा दे रहा है, ठीक। इसमें कोई ऐसा नहीं है, तो यही विषम है आपका, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या है? परफेक्ट का कूट में इतना है, तो इसी कूट में ब्राउन कैसे लिखा जाएगा? क्या? ब्राउन कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें से देखेंगे परफेक्ट में क्या बन रहा है, परफेक्ट उसमें क्या बन रहा है। पी और पी और आर में क्या रिलेशन है? पी आर में रिलेशन आपका पी क्यू आर 2 प्लस हो रहा है, और ई और जी में कितना है? ई एफ जी 2 प्लस हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है? आर एस टी 2 प्लस हो रहा है। सब में आपका 2 प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है, 2 प्लस प्लस हो रहा है। तो ब्राउन में भी 2 प्लस कर दो, बी में 2 प्लस करोगे कितना होगा? बी, बी ए बी सी डी, तो ये सी वाले तो कट गए, ठीक है, बचे 2, ठीक है। आर में 2 प्लस करोगे, तो आर में 2 प्लस करना है, क्या आ जाएगा? आर एस टी, टी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यही आपका मिल रहा है, ठीक है, प्लस 2 2 कर दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई यदि हम 50% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 50% बढ़ाएंगे, एक्स 50% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x/2, ठीक है, लंबाई l, और ब्रेथ y को मानते हैं, इसको 50% बढ़ाएंगे तो 6y/5 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3x/2 मल्टीप्लाई 6y/5, तो क्या आंसर आएगा? 9xy/5, तो 9/5 गुना क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक। चलिए, अब करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जुलाई और अगस्त महीने के, ठीक है, पढ़ेंगे। तो जुलाई 2024 में, जुलाई 2024 में प्रारंभ अस्मिता परियोजना के संबंध में, परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसका प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित हुई। तो ऑप्शन क्या है? दोनों सही है, ठीक है, ए और बी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। कौन सा? विश्व धरोहर समिति का, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, चराई देव मैदान सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, कौन सा? तो असम, ठीक, असम का है, ठीक, असम का चराई देव मैदान है, ठीक है, असम का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में केंद्रीय केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए
टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, टैक्स का समाप्त करने का एंजिल टैक्स, ठीक, एंजिल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना है? कौन सा बना है? तो बना है आइवरी कोस्ट बना है। ठीक, आइवरी कोस्ट। निम्नलिखित स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन सा एक पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो कौन बना है? डेनमार्क। ठीक। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा जोरावर का अनावरण किया गुजरात के हजीराबाद में। जोरावर क्या है? जोरावर एक स्वदेशी हल्का टैंक है। क्या है? स्वदेशी हल्का टैंक है। अगस्त 2024 में निम्न में से, ठीक है, किन्हें उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो राजेश वर्मा को किया गया। जुलाई 2024 में निम्नलिखित देशों में से किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? किसने किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा भारतीय महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक के लिए एक पुस्तिका जारी की गई? इसने तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। जुलाई 2024 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। बिल्कुल सही है। भारत के सूचकांक में 81वां स्थान रहा है। ठीक है, दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत के किस देश के साथ मिलकर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण वाराणसी में किया गया? तो किस देश के साथ मिलकर किया गया था? तो डेनमार्क के साथ मिलकर किया गया। भारत और किस देश की सेनाओं ने मध्य संयुक्त अभ्यास किया? नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण मंगोलिया और भारत की सेनाएं करती हैं। चलिए, जुलाई श्रीलंका में महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के फाइनल पराजित करके अपना पहला महिला एशियाई कप खिताब जीत लिया? तो भारत ने जीता था। ठीक है, विंबलडन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने महिला एकल का खिताब जीता? तो किसने जीता? तो बारबोरा ब्रेजिस्कोवा ने जीता। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में स्थित एक सलखन, क्या है ये? सलखन, ठीक, सलखन जीवाश्म, ठीक है, सलखन जीवाश्म पार्क, ठीक है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। तो किस जिले में है? तो सोनभद्र जिले में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाया गया? तो पश्चिम जून। तो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा लगती है, उसी तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्वविद्यालय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटन नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों पर बड़े कचरा बैग को लाना अनिवार्य कर दिया? ठीक है, तो ये सिक्किम। किसने किया? सिक्किम ने। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। ठीक है, सही सुमेलित है कि कौन सा सुमेलित सही है? तो इसमें से डिक सूफ प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड के। कौन? डिक सूफ। मसूद पेजेस्कियन राष्ट्रपति ईरान के बने हैं। उर्सुला वान डेर लेयन बनी है अध्यक्ष यूरोपीय आयोग के। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? सुमेलित हैं। ठीक है, तीनों सुमेलित हैं। चलिए, सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन पेपर था वो 140 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए, हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिरूप का विलोम क्या है? क्या है? प्रतिरूप का विलोम क्या है? प्रतिरूप का विलोम क्या होता है बताइए? तो प्रतिरूप का विलोम होता है अनुरूप। क्या होता है? अनुरूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो ऋत, अनृत, ठीक है, अनंत के अंत। तृष्णा के क्या होता है? तृष्णा का होता है
वितृष्णा क्या होता है? वितृष्णा। ठीक है, वितृष्णा। संपत्ति का होता है विपत्ति, तो सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। घोष का विलोम क्या है? घोष का विलोम क्या है? तो घोष का विलोम है अघोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है भाई? तो दुर्जन। दुर्जन का विलोम क्या होता है? देव नहीं, सज्जन होता है। क्या होता है? सज्जन। बाकी गत का आगत, ज्योति का तम, जंगम का स्थावर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है? सुनाम, ठीक है, सुनाम, दुर्नाम, सशंक, निशंक, पुरुष, कोमल। पूर्वीय का क्या होता है? तो पूर्वीय का विलोम क्या होता है? ये पूर्वीय पौरुष एक ही शब्द है, इसका विलोम हो जाएगा पाश्चात्य। क्या हो जाएगा? पाश्चात्य। ठीक, पाश्चात्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तरवर्ती शब्द का विलोम क्या है? उत्तरवर्ती शब्द का उत्तर, दक्षिण, दक्षिणवर्ती। विपद का विलोम संपद होता है। दिवा का विलोम होता है रात्रि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। सामर्थ्य का विलोम होता है वैमनर्ध्य। निम्न में से युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? योगी का होता है भोगी, सही है। रसवान का क्या होता है? रसवान का होता है नीरस। तदपि का क्या होता है? तदपि का विलोम होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। तथापि, यद्यपि एक ही चीज है। मनसा का विलोम कर्मणा, तो इसका सी। निम्नलिखित पर्यायवाची, अब यहाँ पे विलोम समाप्त होते हैं, पर्यायवाची के 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें। युग्म में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है? ठीक है, तो इसमें से बेमेल है पावस। ठीक है, पावस। पावस क्या होता है? वर्षा का पर्यायवाची है। किसका? वर्षा का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची नहीं है। पावस वर्षा का, बाकी सही है सभी। षडानन किसका पर्यायवाची है? तो कार्तिकेय का पर्यायवाची है षडानन। सुधाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची है सुधाकर। ठीक है, सौमित्र किसका पर्यायवाची है? तो लक्ष्मण जी का सौमित्र पर्यायवाची है। सनक पर्यायवाची किसका है? तो कुत्ते का पर्यायवाची सनक है। द्युति शब्द किसका पर्यायवाची है? तो द्युति शब्द जो पर्यायवाची है वो है सुंदरता का। ठीक है, घड़ा का पर्यायवाची क्या है? तो घड़ा का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, नहीं है तो टूम नहीं है इसका, बाकी घट, कुट, कुंभ ये सभी घड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, अहर्निश किसका पर्यायवाची है? तो अहर्निश पर्यायवाची है शाश्वत का। इसका है शाश्वत का। निम्नलिखित में से कौन सा बलराम का पर्यायवाची नहीं है? क्या बताना है? बलराम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जोरावर। जोरावर किसका पर्यायवाची होता है? जोरावर होता है बलवान का। बाकी हलधर, रोहिणी, श्यामबंध ये सभी किसके हैं? बलराम के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा बेमेल है भाई? तो लुब्धक। लुब्धक बाण का पर्यायवाची नहीं होता है, किसका होता है? बहेलिया का। बहेलिया का। ठीक है, बाकी मेढक, दादोर, युवती, तरुणी, लक्ष्मी, रमा। इच्छु। अब हमारे 10 क्वेश्चन हमारे पर्यायवाची के समाप्त होते हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे तत्सम, तत्भव के। इच्छु शब्द किसका तत्सम रूप है? इच्छु शब्द हमको पता है किसका होता है भाई साहब? तो ईख का होता है। ठीक, किसका होता है बच्चे? ईख का। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? यजमान, सपत्नी, भात्र, चोट। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो चोट शब्द क्या है? तत्सम नहीं, तत्भव है। चोट किसका तत्भव? चोट है चूड़ा का। चूड़ा इसका तत्सम है। क्या है? तत्सम है। बाकी यजमान का जजमान होता है, सपत्नी का होता है सौत। क्या होता है? सौत। ठीक, भ्रातृत्व का होता है भतीजा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा एक तत्भव है? तो आंसू। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, आंसू क्यों बताया गया है? यहाँ पे चंद्रबिंदी कहीं किसी भी वर्ड पे आप देख लेते हैं तो वर्ड तत्सम नहीं होगा, वो शब्द तत्भव ही होगा। बाकी सभी तत्सम है। अगला, महावत का तत्सम क्या है? महावत का तत्सम है महापात्र। ऑप्शन डी।
तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है भाई? तो बेमेल है आपका कारवेल, ठीक है, कारवेल एवं करेला, ये सब दोनों क्या हैं? तद्भव तत्सम के युग्म हैं, ठीक है, क्या है? एवं क्रमशः तद्भव तत्सम युग्म है, ठीक है, क्या है? तत्सम तद्भव है तो, लेकिन क्या हो जाएगा? करेला का क्या होता है? कारवेल, करेला इधर लिखा होगा, ये आपका तत्भव है, तत्भव, ये आपका तत्सम है, तो ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी इतना ही डिफरेंस है इसमें, इसीलिए गलत है। चलिए अगला कितना है? तो अगला क्वेश्चन है, निवहरण किसका तत्सम है? तो किसका है? तो ये है निभाना, इसका है निभाना का, ठीक। चातुष्काठ किसका तत्सम है? तो चातुष्काठ जो है चौखट का है, किसका है? चौखट का। तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है? स्तूप, क्या है? स्तूप, स्तूप का क्या होता है? तद्भव डूह, डूह, ठीक। चलिए बाकी सभी मेल हैं, मतलब सही है। निर्झर का झरना होता है, धान का धन्य, धान होता है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लगुण किसका तत्सम है? लगुण किसका तत्सम है? तो लगुण है लकड़ी का, क्या है? लकड़ी का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्भव है? तो इसमें से एक तत्भव बताना है, तो मिर्च क्या एक तत्भव है? मिर्च का जो तत्सम होता है वो मरिच होता है, क्या होता है? मरिच, ठीक है। बाकी भांजा का भागनेय होता है, इसका होता है भांजा का। पदार्थ का क्या होता है? पदार्थ का होता है पैदल। और बंधन का क्या होता है? बांधना, क्या होता है? बांधना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं वाक्य शुद्धियों में। सभा के प्रत्येक सदस्यों का यही राय थी। सभी सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। तो इसका शुद्ध यही अशुद्ध है आपका, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सभा के प्रत्येक सदस्य, जब प्रत्येक लग गया तो यहाँ पे सदस्यों लगाने की जरूरत नहीं, क्या होगा? सदस्य, क्योंकि यही एक बहुवचन है, ठीक है, यही एक बहुवचन लगा हुआ है। चलिए अगला, सीमा विधवा है, सही है। वह दंड का पात्र है, भी सही है। हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा एक शुद्ध है? ठीक है, तो मुझे आप पुराने पत्ते पर पत्र दीजिएगा, भी सही है। गुरु जी में मेरी श्रद्धा है, भी सही है। दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है, भी सही है। इनमें से कोई नहीं है, तो अशुद्ध इसमें से कोई नहीं अशुद्ध है। चलिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है, ये शब्द अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध रूप क्या लिखा जाता है? शुद्ध रूप होता है अनुग्रहीत, क्या होता है? अनुग्रहीत। गा में रा, ऐसे गृहीत। यावत जीवन का शुद्ध रूप क्या है? यावत जीवन का शुद्ध रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? यावत जीवन, क्या है? यावत, यावत जीवन, ठीक है, इसका शुद्ध रूप है यावत, यावत जीवन शुद्ध रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तो उत्तरदायी, यहाँ पे दा लगा है, यहाँ पे गलत है, उत्तरदायी शुद्ध है। ये दा, उत्तरदायी ऐसे लिखा जाता है, उत्तरदायी, क्या है? उत्तरदायी इसका शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन ए इज राइट है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? इसमें से कौन एक शुद्ध वाक्य है? तो महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो, अपने जीवन में प्रयोग करो, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये शुद्ध वाक्य है, ए इज राइट आंसर। तो बी में क्या अशुद्धि है? तो इस विषय में मैं आपको क्या कहूं, इस विषय में आपसे क्या कहूं, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं, मैं यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? आपसे, ठीक है। तो
उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका का समाधान, ठीक है, क्या होता है समाधान, ठीक है, तुम ही कर सकते हो। यहाँ पे अंकी बिंदी नहीं होगी। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ। तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कौन सा है। तो थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, यही अशुद्ध है। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, लौट के जगह पे लौटना ही वापस आना होता है, तो वापस लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से राम और श्याम से संबंध चर्चा है, भी शुद्ध है। कृपया आप यह बताएं, भी सही है। यह कहना आपकी गलती भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो किसकी वर्तनी इसमें अशुद्ध है, ठीक है। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण नहीं होता है, क्या होता है शुद्धिकरण होता है। क्या होता है शुद्धिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका शुद्ध शुद्ध क्या होगा, कृतकृत्य, या होगा अंजलि, या होगा पौरुष। तो हमें तो लगता है ये सभी सही हैं, ठीक है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। प्रयुक्त शब्द हेतु उचित वाक्यांश, अब हमारे वर्तनी वाले शब्द कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे वाक्यांश वाले, ठीक है। प्रयुक्त शब्द के लिए कौन सा उचित वाक्यांश होगा। तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे कहते हैं प्रयुक्त, प्रत्युक्त, क्या कहते हैं प्रत्युक्त। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा 82, 182। वह रूपक जिसे गद्य कम और पद्य अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रीति, सॉरी, गीत रूपक। क्या कहते हैं गीत रूपक, जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक होता है। अजर के लिए वाक्यांश में, तो अजर के लिए जिसे बुढ़ापा ना आए वह, उसे कहते हैं अजर। क्या कहते हैं अजर। आद्योपांत हेतु उचित वाक्य क्या होगा। आद्योपांत के लिए उचित वाक्य होता है आदि से अंत तक। क्या है आदि से अंत तक। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक बेमेल है, कौन सा एक बेमेल है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह नहीं किया जाता है, अनुचित बात के लिए उसे कहा जाता है दुराग्रह। क्या कहा जाता है दुराग्रह। बाकी वह स्त्री जिसका पति छोड़ दे उसे क्या कहते हैं, जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसे असूर्यपस्या कहते हैं, जो शराब का आदी हो उसे मद्यप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पार्थिव शब्द हेतु वाक्य खंड क्या होगा। तो पार्थिव के लिए जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव कहते हैं, ठीक। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं। क्या अनुपम। और गिरा हुआ को कहते हैं पतित। अगला क्वेश्चन है, कलभ शब्द है तो उचित क्या होगा वाक्य। तो कलभ के लिए होता है हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं कलभ। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। जिसे जिसके पाणी में चक्र हो उसे कहते हैं चक्रपाणि, उसे कहते हैं चक्रपाणि। अगला क्वेश्चन है, अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाला, अपने ही पुरुषार्थ पे आरूढ़ रहने वाला उसे कहते हैं स्वावलंबी। क्या कहते हैं स्वावलंबी। 90 क्वेश्चन 190, बिना विचारे अंधवत अनुकरण करने वाला क्या उसे क्या कहते हैं भाई साहब, उसे कहते हैं गतानुगत, ठीक, गतानुगतिक, गतानुगतिक। त्याग शब्द का सही विशेषण, अब 10 क्वेश्चन हमारे विशेषण विषय सीखे मिलेंगे। त्याग शब्द का, ठीक है, त्याग शब्द का विशेषण होगा, त्यागी भी होता है त्याजी, तो दोनों सही है विशेषण त्याग के। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ विशेषण नहीं है, आकृष्ट, झक्की, वैद्युत, ज्ञापन। तो क्या होगा ज्ञापन एक विशेष्य है, ज्ञापन एक क्या है विशेष्य है। इसका जो विशेषण होता है उसे होता है ज्ञापित।
ज्ञापित होता है। ठीक है। आकृष्ट का जो विशेष्य होता है वो आकर्षण से बना है। झक का झक्की बना है और विद्युत से वैद्युत बना है। विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म कौन सा होगा यहाँ पे? तो वर्णित वर्णित वर्णन विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। ठीक है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। क्या होते हैं? पूज्य होते हैं। युक्त विशेषण क्या है? तो इसमें से विशेषण बताना है। तो पूज्य होते हैं। विद्वान तो एक गुण है इनके अंदर, तो गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। तो तोला भर सोना विशेषण क्या होगा? तोला भर सोना में तो संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य परिमाण बोधक है। ठीक है, क्या है? परिमाण बोधक है। ठीक है। चलिए 196 क्वेश्चन है। विशेषण विशेष से युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो क्या हो जाएगा? प्रशंसा। ठीक है। प्रशंसनीय की जो विशेषण विशेष होता है प्रशंसा। प्रशंसा से बना है प्रशंसनीय। ठीक है, यही बेमेल था, गलत था। अगला है उर्म शब्द का सही विशेषण क्या होगा? उर्म शब्द किससे बना है? उर्मिल से। क्या बना है? उर्मिल। चलिए, वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है? तो यह बालक जोर जोर से रोता है, वाक्य में जोर जोर जो है वो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो खपड़ा खपड़ा जो है खंडित नहीं होता है, खपड़ा होता है खप डैल। क्या होता है? खप डैल। पाथेय का विशेष क्या है? तो पाथेय का जो विशेष होगा पथ। क्या होगा? पथ। ठीक। जो हमारी ये टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट होती है। हमारे 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए हैं। और इस टेस्ट सीरीज की आप पीडीएफ लेना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएगी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है। और हम डेली नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज होगी वो हम डेली लाते रहेंगे। पहली टेस्ट सीरीज कराई है, कोशिश करेंगे कल या परसों तक दूसरी टेस्ट सीरीज करा दें। ठीक है। डेली ध्येय आईएएस, संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज हम लोग डालते रहेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।